इस वीडियो में मुद्रा और बैंकिंग के सेकंड पार्ट व्यापारिक बैंक एवं साख सृजन या कॉमर्शियल बैंक्स एंड क्रेडिट क्रिएशन के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई व्यापारिक बैंक की परिभाषाएं, व्यापारिक बैंकों के कार्य, व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आधुनिक बैंकिंग का शुभारंभ 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ माना जाता है। अर्थशास्त्री क्राउथर ने कहा है, आधुनिक बैंकों के 3 पूर्वज हैं, व्यापारी, महाजन और सोनार। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम के अनुसार बैंक की परिभाषा है, बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से धन जमा करना है, जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है तथा चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सकता है। फिर से देखिए परिभाषा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा दी गई परिभाषा, बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने अथवा विनियोजन के लिए जनता से धन जमा करना है, जो मांग करने पर लौटाया जा सकता है तथा चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सकता है। हॉरेस वाइट द्वारा दी गई परिभाषा है, बैंक साख का एक निर्माता और विनिमय को सुविधाजनक बनाने वाला यंत्र है। इसी तरह से अर्थशास्त्री क्राउथर के द्वारा दी गई परिभाषा है, बैंकर अपने तथा अन्य लोगों के ऋणों का व्यवसायी होता है, अर्थात बैंकर का व्यवसाय अन्य लोगों से ऋण लेना और बदले में अपने ऋण देना और इस प्रकार मुद्रा का सृजन करना है। ये परिभाषा क्राउथर द्वारा दी गई है। व्यापारी बैंकों की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। व्यापारिक बैंक की जो विशेषताएं हैं, इसमें पहला है, व्यापारी बैंक मुद्रा में लेन देन करता है। दूसरा, बैंक जनता से को ऋण देने के उद्देश्य से जमाएं प्राप्त करता है, मतलब लोग पहले बैंकों में जमा करते हैं और जिसको ज़रूरत है बैंकों से ऋण लेता है। तीसरा, बैंक का उद्देश्य लाभ अर्जन होता है। चौथा, व्यापारिक बैंक साख का व्यवहार करते हैं और इनमें साख निर्माण करने की योग्यता होती है। पांचवा, व्यापारिक बैंक ऐसी वित्तीय संस्था है जिसकी प्रकृति पूर्णतः व्यावसायिक होती है। छठा, व्यापारिक बैंक व्यवसायी संस्था के रूप में मांग जमा करती है और यह जमाएं विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो इस तरह से व्यापारिक बैंक की जो मुख्य विशेषता है, ये है, व्यापारिक बैंक मुद्रा में लेन देन करता है, बैंक जनता से ऋण देने के उद्देश्य से जमाएं प्राप्त करता है, बैंक का उद्देश्य लाभ अर्जन होता है, व्यापारिक बैंक साख का व्यवहार करते हैं। व्यापारिक बैंकों के कार्य। व्यापारिक बैंकों के 3 कार्य हैं, मुख्य कार्य, गौण कार्य और सामाजिक कार्य। तो इस तरह से व्यापारिक बैंकों के जो 3 कार्य हैं, मुख्य कार्य, गौण कार्य और सामाजिक कार्य। अब व्यापारिक बैंक के जो मुख्य कार्य हैं, इसमें भी 3 हैं, जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना और साख निर्माण। जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना और साख निर्माण, ये व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्य हैं। सबसे पहला है जमाएं स्वीकार करना। बैंक जो हैं, ये लोगों की जमाएं 4 तरह से जमा करते हैं, चालू जमा, बचत जमा, सावधि जमा और आवर्ती जमा। चालू जमा या करेंट डिपॉजिट इसको कहते हैं। चालू खाते की जमाएं चालू जमाएं कहलाती हैं। चालू खाता वह खाता है जिसमें जमा की गई रकम जब चाहे निकाली जा सकती है। क्योंकि इस खाते में आवश्यकता अनुसार कई बार रुपया निकालने की सुविधा रहती है, इसलिए बैंक इस खाते का धन प्रयोग करने में स्वतंत्र नहीं होता। यही कारण है कि बैंक ऐसे खातों पर ब्याज बिल्कुल नहीं देता, कभी कभी कुछ शुल्क ग्राहक से वसूल करता है। व्यापारियों के लिए ये खाते बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि उन्हें दिन में कई बार भुगतान के लिए लेन देन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है बचत जमा। इन खातों की व्यवस्था विशेष रूप से उन लोगों के लिए की जाती है जिनकी बचतें छोटी होती हैं और जिन्हें बैंक से अपनी रकम बहुत बार निकालने की आवश्यकता नहीं होती। इस खाते में ब्याज की दर कम होती है। ये खाता अक्सर वेतनभोगी, गृहस्थी या अन्य सामान्य आय वाले व्यक्तियों द्वारा खोला जाता है। बचत खातों से रकम निकालने के लिए जमाकर्ताओं को बैंक द्वारा चेक की सुविधा प्रदान की जाती है। तीसरा है सावधि जमा या फिक्स्ड डिपॉजिट। सावधि जमा खाते में प्रायः एक निश्चित अवधि जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष के लिए रकम जमा करवाई जाती है।
रकम जमा करते समय एक जमा रसीद मिलती है जिस पर रकम जमा होने की तारीख, रकम निकालने की तिथि और रकम और ब्याज की दर लिखी जाती है। चौथा है आवृत्ति जमा, या इसको रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। आवृत्ति जमाएं एक विशेष प्रकार की सावधि जमा है। इसमें जमाकर्ता एक निश्चित राशि प्रति माह जमा करता है। कुछ विशेष स्थितियों को छोड़कर इस खाते से मुद्रा एक निश्चित समय से पहले नहीं निकलवाई जा सकती। इस खाते में जमा राशि पर ब्याज की दर बचत खाते से अधिक होती है। दूसरा, बैंक का जो मुख्य कार्य है वो है ऋण देना। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है उसमें से एक निश्चित राशि नकद कोष में रखकर बाकी रुपया बैंक द्वारा दूसरे व्यक्तियों को उधार दे दिया जाता है। ये बैंक प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं। बैंक निम्नलिखित 5 प्रकार से ऋण देते हैं। सबसे पहला है इसमें नकद साख। नकद साख प्रणाली के अंतर्गत बैंक बॉन्ड और दूसरी प्रकार की प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देते हैं। व्यापारी लोग बैंक के पास प्रतिभूतियां जमा करते हैं और आवश्यक रकम लेते रहते हैं। दूसरा है अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट प्रणाली के अंतर्गत चालू खाते के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के ऊपर भी एक निश्चित सीमा तक रकम निकालने की अनुमति दे दी जाती है। बैंक ओवरड्राफ्ट की राशि निश्चित कर देता है और ऋणी इस राशि के भीतर वास्तविक रूप में निकाली गई रकम पर ब्याज देता है। ओवरड्राफ्ट देते समय बैंक ग्राहक की साख का ध्यान रखता है। तीसरा है ऋण एवं अग्रिम। ऋण तथा अग्रिम एक निश्चित धनराशि के रूप में दिए जाते हैं। बैंक ऋणदाता के खाते में ऋण की गई रकम इकट्ठी जमा कर देता है। ऋणदाता उसे कभी भी निकलवा सकता है। बैंक समूची स्वीकृत ऋण राशि पर ब्याज लेता है। चौथा है विनिमय पत्रों की कटौती करना। व्यापारिक बैंक आवश्यकता पड़ने पर अपने ग्राहकों के विनिमय पत्रों की कटौती करता है, अर्थात बिलों में कुछ कटौती करके बाकी राशि का भुगतान बिल धारक को कर देता है। पांचवा है सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। बैंक सरकार को भी ऋण देते हैं। जब बैंक सरकारी प्रतिभूति खरीद कर उसमें निवेश करता है तब यह विधि सरकार को ऋण देना कहलाती है। बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के प्रायः इच्छुक होते हैं क्योंकि यह सबसे सुरक्षित ऋण माना जाता है। तो इस तरह से बैंक नकद साख, अधिविकर्ष, ऋण एवं अग्रिम, विनिमय पत्रों की कटौती और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में जनता को ऋण देता है। बैंक उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं। जो तीसरा मुख्य कार्य है बैंक का वो है साख निर्माण। वर्तमान समय में साख निर्माण व्यापारिक बैंकों का एक प्रमुख कार्य बन गया है। बैंक जनता से प्राथमिक जमाएं प्राप्त करते हैं और साख गुणांक के आधार पर प्राप्त जमाओं जो होती हैं उससे कई गुना ऋण देते हैं। व्यापारिक बैंक के गौण कार्य हैं एजेंट के रूप में कार्य, सामान्य उपयोगिता के कार्य और सामाजिक कार्य। गौण कार्य या बैंक के सेकेंडरी कार्य इसको कह सकते हैं। सबसे पहला है इसमें एजेंट के रूप में कार्य। पहला है विभिन्न मदों का एकत्रीकरण एवं भुगतान। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों की तरफ से चेक, किराया, ब्याज, लाभ आदि एकत्रित करते हैं और उनकी ओर से करों, बीमा आदि की किस्तों का भुगतान करते हैं। दूसरा, प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए प्रतिभूतियां, शेयर, बॉन्ड्स आदि खरीदते हैं और उन उपकरणों की कीमतों का ज्ञान भी वे अपने ग्राहकों को प्रदान करते हैं। ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार इन उपकरणों को बेचते भी हैं। तीसरा है धन का प्रेषण। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की व्यवस्था की जाती है। नकद धन जमा कराकर बैंक ड्राफ्ट के रूप में दूसरी जगह भेजना बैंक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण सेवा है। चौथा जो गौण कार्य है ये है ट्रस्टी एवं प्रबंधक के रूप में। बैंक अपने ग्राहकों के निर्देशानुसार उनकी संपत्ति के ट्रस्टी और प्रबंधक के रूप में भी कार्य करता है। पांचवा, विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। केंद्रीय बैंक के निर्देशानुसार ये बैंक विदेशी मुद्राओं को खरीदते बेचते हैं। इस प्रकार यह केंद्रीय बैंक के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। छठा, संदर्भ पत्र। अपने ग्राहकों के हित में बैंक उनकी आर्थिक स्थिति की जानकारी या सूचना देश विदेश के व्यापारियों को प्रदान करते हैं।
बैंक का जो दूसरा गौण कार्य है ये सामान्य उपयोगिता के कार्य हैं। इसमें जैसे पहला, लॉकर की सुविधा। बैंकर्स अपने ग्राहकों को लॉकर्स की सुविधा भी देता है जिनमें लोग अपने सोने, चांदी, जेवर या अन्य आवश्यक कागजात सुरक्षित रख सकते हैं। इसका वार्षिक किराया बहुत कम होता है और जब चाहे व्यक्ति को जब ज़रूरत होती है लॉकर से इन सामग्री को निकाल सकता है। दूसरा, यात्री चेक एवं साख पत्र। बैंक अपने ग्राहकों को यात्रा में जाते समय नकद राशि साथ न ले जाने की सुविधा और सुरक्षा की दृष्टि से यात्री चेक अथवा साख प्रमाण पत्रों की सुविधा प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप यात्री निश्चिंत होकर यात्रा कर सकते हैं। तीसरा, एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड सुविधा। आधुनिक समय में बैंक अपने खाता धारकों को 24 घंटे धन निकालने की सुविधा के रूप में एटीएम सेवा दे रहे हैं। साथ ही बैंक ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दे रहे हैं जिससे ग्राहक विश्व में एक निश्चित राशि तक खरीदारी करके कार्ड द्वारा भुगतान कर सकता है और खरीदारी के लिए किसी नकदी की आवश्यकता नहीं पड़ती। चौथा है व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करना। बैंक आर्थिक स्थिति से परिचित होने के कारण व्यापार संबंधी सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रित करके अपने ग्राहकों को वित्तीय मामलों पर सलाह देते हैं। पांचवा, वस्तुओं के वहन में सहायता। तीसरा जो सेकेंडरी कार्य है वो है सामाजिक कार्य। पहला, पूंजी उत्पादकता में वृद्धि। बैंक समाज से उनका अतिरिक्त धन लेकर इसी पूंजी को बैंक, उद्योग धंधे, व्यापार आदि कार्यों के लिए उधार देते हैं। इससे पूंजी की उत्पादकता, उत्पादन व राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। दूसरा, विनियोग प्रोत्साहन। वर्तमान समय में बड़े पैमाने के उद्योगों में बड़ी मात्रा में स्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति बैंकिंग व्यवस्था से ही होती है जिससे देश में विनियोग को बढ़ावा मिलता है। तीसरा है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। बैंक लोगों के निष्क्रिय कोषों एवं बचतों को संगठित करते हैं और उनको उत्पादक कार्यों के लिए उपलब्ध कराते हैं जिससे देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। इससे आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। रोजगार में वृद्धि। बैंकिंग विकास से न केवल बैंकिंग क्षेत्र में लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं बल्कि पूंजी विनियोग, अर्थ प्रबंध आदि से व्यापार, उद्योग के क्षेत्र में भी रोजगार में वृद्धि होती है। भुगतान करने में सुविधा होती है। बैंकों ने चेक का प्रयोग बढ़ाकर भुगतानों को सरल और सस्ता बना दिया है। इसी तरह से मुद्रा प्रणाली में लोच। बैंक देश में व्यापार आदि की मांग के अनुसार साख का प्रसार या संकुचन करते हैं जिसमें मुद्रा प्रणाली निरंतर लोचपूर्ण बनी रहती है। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करके तथा आयात निर्यात को अनेक प्रकार की सहायता देकर बैंक विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देता है तथा उद्यमों का विकास करता है। व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण। वर्तमान समय में व्यापारिक बैंक मुद्रा का केवल लेन देन ही नहीं करते बल्कि साख का निर्माण भी करते हैं। बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था ही नहीं है बल्कि यह मुद्रा सृजनकर्ता भी है। ये अर्थशास्त्री सेयर्स के द्वारा दी गई परिभाषा है। बैंक जितना अधिक ऋण देता है उतनी ही अधिक साख जमाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं और जमाएं ऋण को जन्म देती हैं। प्रोफेसर हाम के अनुसार बैंकों की जमाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्राथमिक जमाएं और दूसरा है गौण जमाएं। तो प्रोफेसर हाम के अनुसार बैंकों की जमाएं दो प्रकार की हैं, प्राथमिक जमाएं और गौण जमाएं। प्राथमिक जमाएं वो जमाएं हैं जो जमाकर्ताओं द्वारा बैंक में वास्तविक मुद्रा के रूप में जमा की जाती हैं या जब कोई खाता धारक बैंक को नकदी देकर अपने खाते में धनराशि जमा करता है तब बैंक को मिलने वाली ये नकदी बैंक की नकद जमा कहलाती है। जैसे यदि बैंक का ग्राहक अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में अपनी बचत का 20,000 रुपया वहाँ पे जमा करता है तब यह 20,000 बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए नकद जमा है। दूसरा है गौण जमाएं या व्युत्पन्न जमाएं। इसके विपरीत जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है तब वह बैंक अपने ही बैंक में उसके खाते में उस ऋण राशि को डाल देता है तब उस खाते में बैंक द्वारा लिखी गई धनराशि व्युत्पन्न जमा कहलाती है। व्युत्पन्न जमा प्राथमिक जमा का ही परिणाम होती है। प्रोफेसर हाम के अनुसार व्युत्पन्न अथवा गौण जमाओं का निर्माण ही साख का सृजन होता है।
बैंक जितना अधिक ऋण देता है उतनी ही अधिक साख जमाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं और जमाएं ऋणों को जन्म देती हैं। तो इस तरह से प्रोफेसर हाम के अनुसार बैंकों के जमाएं दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक जमाएं और गौण जमाएं। प्रोफेसर हाम के अनुसार व्युत्पन्न अथवा गौण जमाओं का निर्माण ही साख का सृजन होता है। अब यहाँ पे देखिए साख निर्माण का उदाहरण दिया गया है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए 20,000 रुपया बैंक में जमा कर रहा है। बैंक इस 20,000 को क्या करता है, इसका 20% 4,000 तो अपने पास रख लेता है और 16,000 उधार के रूप में दे देता है। मान लो 20,000 में से 4,000 बैंक ने अपने पास रख लिए, 16,000 रुपये मोहन को ऋण के रूप में दे दिए। अब मोहन ने जो ऋण लिया है 16,000, ये इसको मयंक को दे देता है 16,000 रुपये। अब मयंक इसको बैंक में जमा करता है 16,000 को, और बैंक किसी दूसरे बैंक में। अब ये दूसरा बैंक क्या करता है, इसका 20% 16,000 का 3,200 रुपया तो अपने पास रख लेता है और 12,000 रुपया जो है ये उधार के रूप में दे देता है। 12,800 रुपया उधार के रूप में दे देता है। तो इस तरह से वास्तविक जमा तो बैंक में 20,000 की हुई है, लेकिन जो व्युत्पन्न जमा है वो कितनी हो गई है, 20,000 में से 16,000 बैंक ने मोहन को दे दिया, मोहन ने मयंक को दे दिया 16,000, और मयंक ने इस 16,000 को बैंक में जमा कर दिया। तो ये जो जमाएं हैं ये व्युत्पन्न जमा है। तो ये एक साख निर्माण का उदाहरण है। इसको हम इस तालिका द्वारा भी समझ सकते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है 4 कॉलम दिए हुए हैं, साख सृजन की प्रक्रिया समझाइए। इसमें किस तरह से साख का सृजन होता है। पहले कॉलम में बैंक दिए हैं ABCD, दूसरे में नई जमा या प्रारंभिक जमा दे रखी है, तीसरे में कॉलम में बैंकों द्वारा रखी गई नकद राशि है, और चौथे में बैंक जो ऋण दे रहे हैं वो दे रखा है। तो सबसे पहले में जो A बैंक है इसमें 10,000 रुपया जमा हुआ। बैंक ने 10,000 का 20% 2,000 अपने पास रख लिया और 8,000 रुपया ऋण के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। अब वो व्यक्ति ने जो ऋण लिया है वो हो सकता है कहीं दूसरे बैंक में B में जमा कर दे 8,000 रुपया। अब दूसरा बैंक क्या करेगा, इसका 20% 1,600 रुपया अपने पास रखेगा और 6,400 रुपया किसी अन्य को ऋण के रूप में दे देगा। अब ये जो 6,400 रुपया है दूसरे व्यक्ति को जो मिला है, अब ये किसी बैंक C में जमा कर देगा 6,400 रुपया। अब 6,400 रुपयों में से 20% 1,280 बैंक अपने पास रख लेगा और 5,120 रुपया ऋण के रूप में किसी अन्य को दे देगा। ये 5,120 रुपया जो है ये जो दूसरा व्यक्ति है ये D बैंक में रख देगा, और इस तरह से ये 5,120 रुपया जो है ये भी क्या करेगा, 20% अपने पास रखेगा, बाकी ऋण के रूप में रख देगा। यह प्रक्रिया विभिन्न बैंकों में उस समय तक चलती रहेगी जब तक कि संपूर्ण पहली नकद प्राथमिक राशि 10,000 में 5 गुना वृद्धि या 20% नकद कोष अनुपात के आधार पर नहीं हो जाती। अब नई जमा राशि 50,000 रुपया, बैंकों द्वारा रखी गई नकद राशि इसमें से 10,000 रुपया है और ऋण के रूप में 40,000 रुपया है। तो वास्तविक जो जमा राशि थी वो केवल 10,000 थी। नकद कोष अनुपात या इसको CRR कैश रिजर्व रेशो भी कहते हैं। कुल मांग जमाओं का वह प्रतिशत भाग जो व्यापारिक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास नकद रूप में रखना पड़ता है उसे नकद कोष अनुपात कहते हैं। भारत में कामकाज कर रहे बैंकों के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए गए हैं। ये नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। बैंकिंग नियमों के अनुसार हर बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास जमा रखना होता है। इसे कैश रिजर्व रेशो अथवा नकद कोष अनुपात CRR कहते हैं। नकद कोष का निर्धारण RBI करता है। विधिक आरक्षित अनुपात या LRR का मतलब लीगल रिजर्व रेशो।
जमाओं का ऐसा भाग जो व्यापारिक बैंकों को न्यूनतम अपने पास नकद रूप में रखना पड़ता है LRR कहलाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी व्यापारिक बैंकों को कहा है कि उनके पास जो भी जमाएं आती हैं उस जमा का कुछ भाग बैंक अपने पास रिजर्व के रूप में रखेंगे, जिससे लोगों की विड्रॉल की नीड्स पूरी हो सकेंगी। मतलब जिस समय किसी को ज़रूरत हो वो निकाल सकेगा। और ये जो बैंक अपने पास जमा का कुछ भाग अपने पास रिजर्व रखती है उस प्रक्रिया को LRR कहते हैं। LRR या विधिक आरक्षित अनुपात के दो घटक होते हैं, नकद कोष अनुपात या CRR, दूसरा वैधानिक तरलता अनुपात SLR। SLR बैंकों के पास मौजूद जमा का वह हिस्सा होता है जिसमें उन्हें अपनी जमा पूंजी पर लोन जारी करने से पहले अपने पास रख लेना जरूरी होता है। SLR बैंकों के पास नकदी, गोल्ड, रिजर्व, सरकारी प्रतिभूतियों जैसे किसी भी रूप में हो सकता है। जब बैंक अपने SLR अनुपात को सुरक्षित रख लेता है उसके बाद ही उन्हें लोन जारी करने की अनुमति होती है। हालांकि बैंकों के पास कितना SLR होगा इसका निर्णय केंद्रीय बैंक RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो, LRR लीगल रिजर्व रेशो और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है। साख गुणक बैंकों की जमा पर नकद कोष अनुपात का व्युत्क्रम होता है। साख गुणक यह बताता है कि व्यापारिक बैंक कितनी मात्रा में साख का सृजन कर सकते हैं। साख गुणक ज़्यादा होगा तो जमाओं पर नकद कोष अनुपात कम होगा। यदि नकद कोष अनुपात 20% है तब साख गुणक कितना हो जाएगा 1/20%, क्योंकि ये जो होता है साख गुणक ये नकद कोष अनुपात का व्युत्क्रम होता है और इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये 5 के बराबर आएगा। अर्थात अगर 10,000 रुपये की प्राथमिक जमा कुल 5 गुना बढ़कर 50,000 हो जाती है, जिसमें से 40,000 व्युत्पन्न जमाएं हैं, तो वास्तविक जमा तो 10,000 रुपया है, लेकिन ये बढ़कर 5 गुना बढ़कर 50,000 हो गई है। साख निर्माण की सीमाएं। व्यापारी बैंकों द्वारा किए जाने वाले साख निर्माण की कुछ सीमाएं होती हैं। इसमें जैसे है देश में मुद्रा की मात्रा। चलन मुद्रा साख का आधार होती है। देश में मुद्रा की मात्रा जितनी अधिक होगी बैंकों के पास नकद जमाएं उतनी ही अधिक होंगी और बैंक उतनी ही अधिक मात्रा में साख का निर्माण कर सकेंगे। दूसरा है मुद्रा की तरलता पसंदगी। यदि व्यक्ति अपने पास नकदी अधिक रखते हैं तब बैंक में जमाएं कम होते रहती हैं। बैंक जमा कम होगी, साख निर्माण कम होगा। इसी तरह से बैंकिंग आदतें हैं। जनता में बैंकिंग आदतें जितनी अधिक होंगी बैंक में साख निर्माण की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। जमाओं पर नकद कोष अनुपात। प्रत्येक बैंक को अपनी जमा का एक निश्चित भाग नकद कोष के रूप में रखना पड़ता है, अतः बैंक साख का निर्माण कम करेंगे अगर नकद कोष अनुपात ज़्यादा होगा। इसी तरह से ब्याज दर है। बैंक की साख की मात्रा प्रायः ब्याज की दर पर निर्भर करती है। यदि ब्याज की दर ऊंची हो तो साख की मात्रा कम हो जाती है। इसके विपरीत नीची ब्याज दर पर साख की जो है ये मांग को प्रोत्साहित करती है और साख स्फीति हो जाने का खतरा रहता है। छठा है बैंकों का केंद्रीय बैंक के पास जमा। बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास अपने दायित्वों का कुछ भाग रक्षित कोष के रूप में जमा करना पड़ता है। अगर ये जमा ज़्यादा करना पड़ रहा है तो इसका मतलब बैंक में साख निर्माण की दर कम हो जाएगी। सातवां है केंद्रीय बैंक की साख संबंधी नीति। साख निर्माण की मात्रा केंद्रीय बैंक की मुद्रा या साख नीति पर भी निर्भर करती है। तो इस तरह से साख निर्माण की कुछ सीमाएं हैं। इन सीमाओं के कारण साख निर्माण बैंक जितना चाहे उतना नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कई तरह की सीमाएं होती हैं। जैसे कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये नकद कोष अनुपात में परिवर्तन करके कर सकता है। तो इस तरह से आपने पूरे वीडियो में
व्यापारिक बैंकों के कार्य, साख निर्माण का अर्थ, प्राथमिक जमाएं, व्युत्पन्न जमाओं के बारे में विस्तार से जाना। व्यापारिक बैंक क्या होते हैं? ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों से जमाएं स्वीकार करती हैं और ऋण देने का कार्य करती हैं। व्यापारिक बैंकों के कार्यों को 3 भाग में बांटा गया है: मुख्य कार्य, गौण कार्य और सामाजिक कार्य। मुख्य कार्य में है लोगों की जमाएं स्वीकार करना और ऋण देना और साख का निर्माण। गौण कार्य में है जैसे एजेंट के रूप में कार्य या सामान्य उपयोगिता के कार्य या सामाजिक कार्य। तीसरी तरह का जो कार्य है बैंक का, यह है सामाजिक कार्य। बैंकों का आर्थिक विकास में बहुत अधिक योगदान है। इसी तरह से साख निर्माण का मतलब है, साख निर्माण से तात्पर्य व्यापारिक बैंकों की उस शक्ति से है जिसके द्वारा वे प्राथमिक जमाओं के आधार पर गौण जमाओं का विस्तार करते हैं। प्राथमिक जमाएं वो जमाएं हैं जो जमाकर्ताओं द्वारा बैंक में वास्तविक मुद्रा के रूप में जमा की जाती हैं। व्युत्पन्न जमा प्राथमिक जमा का परिणाम होती है, क्योंकि बैंक अपने नकद कोषों के आधार पर ही साख प्रदान करता है। व्युत्पन्न जमाओं को साख जमा भी कहते हैं। बैंक में 4 तरह की जमाएं होती हैं: चालू जमा, बचत जमा, सावधि जमा, आवर्ती जमा। चालू जमा या करेंट डिपॉजिट, बचत जमा या सेविंग डिपॉजिट, सावधि जमा मतलब फिक्स्ड